नमस्कार श्रोताओं। मैं पापिया भट्टाचार्य, संपादकीय सलाहकार सदीनामा, एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गई हूँ 12 जनवरी 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। आज के संपादकीय का शीर्षक है बंगाल में अर्थ और नीति का कब प्रवेश। दोस्तों, बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करती है। मिसाल के तौर पर 2018-19 में पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि और संबद्ध सेवाओं की हिस्सेदारी 21% थी। राज्य के बजट दस्तावेज बताते हैं कि पश्चिम बंगाल ने पिछले 5 वर्षों में अपने बजट का बड़ा हिस्सा यानी 9.4% सामाजिक सुरक्षा पर खर्च किया है। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी अभियान गुजरात के विकास मॉडल पर केंद्रित किया है। राज्य में उच्च विकास और दूसरे सामाजिक आर्थिक मापदंडों की बेहतरी का दावा किया जा रहा है, लेकिन क्या विकास के मानक पैमाने इस दावे का समर्थन करते हैं? इस बात का खुलासा तो समय के साथ ही होगा। बहरहाल, जान लेते हैं बंगाल के आर्थिक स्थिति का इतिहास और वर्तमान आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है बंगाल में अर्थ और नीति का कब प्रवेश। पश्चिम बंगाल की आर्थिक गिरावट भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक चर्चा और बहस वाले विषयों में से एक है। स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त बंगाल संभवतः उपमहाद्वीप का सबसे उन्नत क्षेत्र था, लेकिन 1947 ने उसे बदल दिया। बंगाल के विभाजन ने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को पहला झटका दिया, जिससे बड़े पैमाने पर लाभदायक जूट उद्योग खो गई। बंगाल उस समय वैश्विक जूट उत्पादन का आधा हिस्सा था। अचानक पश्चिम बंगाल में निर्माता और पूर्वी बंगाल में उत्पादकों ने खुद को दो अलग अलग संप्रभु और शत्रुतापूर्ण राज्यों में पाया। 1977 में कम्युनिस्टों के सत्ता में आने के बाद पश्चिम बंगाल में पतन का एक और दौर आया। 1981 में पश्चिम बंगाल में भारत के औद्योगिक उत्पादन का 9.8% हिस्सा था। 2 दशकों से भी कम समय में ये आंकड़ा आधे से गिरकर 5.1% हो गया। 1986 में कोलकाता हवाई अड्डा भारत के आयात निर्यात की मात्रा का लगभग 10% संभाल रहा था। 1999 में यह 4% तक गिर गया था। राज्य के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में दावा किया था कि 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर 16% जीएसडीपी वृद्धि हासिल करके पश्चिम बंगाल ने सभी राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। हालांकि वास्तविक आर्थिक विकास डेटा जो मायने रखता है वो है जीएसडीपी लगातार कीमतों पर मुद्रास्फीति के लिए समायोजित करता है। लगातार कीमतों के संदर्भ में एक ही सीएसओ डेटा 2017-18 में जीएसडीपी विकास दर 9.1% दर्शाया है, जिसका अर्थ है कि पश्चिम बंगाल में मुद्रास्फीति लगभग 7% थी, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक थी। लेकिन कोविड महामारी के आने से पहले स्थितियों में कुछ ज़्यादा उत्साह या उत्सर्जन नहीं था बंगाल की अर्थनीति में। अन्य भारतीय राज्यों के साथ पश्चिम बंगाल सरकार के राजस्व प्रदर्शन की तुलना, हालांकि राज्य के बजट पर आरबीआई के आंकड़ों के आधार पर यह बताता है कि पश्चिम बंगाल संसाधन जुटाने में कैसे पिछड़ा रहा है। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट द्वारा आकर्षित किया गया बजट भाषण 2 बार $145.93 बिलियन के निवेशक व्यापार और निवेश प्रस्तावों को दर्शाता है, लेकिन इस तरह के प्रस्ताव काफी हद तक कागज पर बने हुए हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2019-20 के माध्यम से उपलब्ध कराए गए नवीनतम रोजगार डेटा से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में मजदूरों की संख्या 2017-18 में 32% थी, जो राष्ट्रीय औसत के 25% से बहुत अधिक थी, और राज्य में गैर कृषि क्षेत्र में नियमित कर्मचारी वेतनभोगी श्रमिकों का 59% है। सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा शिक्षित कर्मचारियों के बीच बेरोजगारी काफी अधिक है, विशेष रूप से स्नातकोत्तर और डिग्री के साथ डिप्लोमा प्रमाण पत्र वाले लोग हैं।
आमीन। तो दोस्तों, ये था 12 जनवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक था बंगाल में अर्थ और नीति का कब प्रवेश। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और विषय पर एक नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए मैं पापिया भट्टाचार्य लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।